जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज है मेरे साथ संस्कृत विषय से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर शिवम दीक्षित जी, जिनकी रैंक 5th थी संस्कृत में 2022 से प्रोफेसर है। तो शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम प्लेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, शिवम जी आज आपको गाइड करेंगे संस्कृत के लिए कैसे तैयारी जो है आपको कैसे तैयारी करनी आपके सब। मैं साइड की बात करूं, नेट की बात, असिस्टेंट प्रोफेसर तो शिवम जी सबसे पहले पड़ाव पे आ जाते हैं नेट और साइट पे। किस तरह से जो है तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? सर जब मैं ग्रेजुएशन में के अपने सेकेंड ईयर में था तब मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनका जीआरएफ वगैरह क्वालिफाई हुआ था। तो सेकेंड ईयर में मुझे मतलब माइंड में फिक्स था कि मुझे नेट जीआरएफ ये देना है। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर में मैंने इसका जो नेट का जो पूरा सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तब से ही निकाल के रख लिया था। तो तब से मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन। इसके बाद मुझे जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन की तो 50% सिलेबस तो उसमें नेट का होता है। तो 50% तो प्रिपरेशन उसी टाइम हो गई थी। जब एमए में आया यहाँ पे जेएनयू में तो यहाँ पे तो पूरा एकेडमिक कल्चर है। उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेंड था कि किसको फर्स्ट सेमेस्टर में निकल रहा है, किसका सेकेंड सेमेस्टर में, ऐसा था वहाँ पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो गया था। लेकिन यदि आप ये बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है संस्कृत की, तो सिलेबस को देख करके कुछ हम डिवाइड कर सकते हैं। सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक होते हैं जहां हमें जिनकी अच्छी डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ऐसे टॉपिक्स को हम बहुत पहले पढ़ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक वास्ट होते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो ऐसे टॉपिक से हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको निकाल के रख सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको केवल हमें फैक्ट रटना है तो रटो तो चल जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं अंतिम में प्रिपेयर करता था। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया। पहले सही से सिलेबस को देखो, फिर से क्वेश्चन पेपर देखो और धीरे से तैयारी करो, हो जाता है इजीली। पर हमारे जेएनयू में तो ट्रेंड होता है कि फोर्थ सेमेस्टर लगभग 90% लोगों का जीआरएफ हो ही जाता है। तो मेरा तो फर्स्ट सेम में हो गया था। तो हमारे 60 बच्चे थे इस क्लास में, तो 10 बच्चों का तो फर्स्ट सेम में हो गया था। सब आपके जैसे ब्राइट नहीं होते शिवम, है ना। कुछ लोगों की, मेरे जैसे लोगों की ना, वो प्रोसेसिंग पावर स्लो होती है। तो जो वीक स्टूडेंट है, क्योंकि संस्कृत टफ भी है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी होती है कि मैं संस्कृत में ही जाऊं, मुझे संस्कृत से ही आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और इस पे ही जाना है ना। और कई बार इन जॉब्स का भी पता नहीं होता। आजकल तो खैर इंटरनेट है, लेकिन अगर मैं पहले टाइम की बात करूं तो इतना पता नहीं होता था लोगों को नेट क्या है, जेआरएफ क्या होता है ना, पीएचडी कहाँ से करनी है, क्या करनी है। आज तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आपकी भी पीएचडी चली रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो नए स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये संस्कृत विषय में रुचि कैसे लाएंगे? संस्कृत थोड़ा सा ऐसा लगता है टफ भी है कई बार, तो उस पर रुचि कैसे लाएं? क्योंकि संस्कृत देखा है पोस्ट काफी अच्छी आती हैं, वैकेंसी काफी अच्छी। हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, एमपी की बात करूं, संस्कृत को कैसे चुना जाए और किस तरह से उसको मेहनत की जाए? तो सर प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोग रोजगार देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि संस्कृत में रोजगार नहीं है, तो उनकी कमी रह जाती है। यदि हमें अभी स्टार्टिंग में बता दिया जाए, जब हम बच्चे 10 में रहते हैं, 11-12 में, तो उनको पता चले कि संस्कृत में भी रोजगार है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, अगर फील्ड में भी जा सकते हैं, तो फिर बच्चे संस्कृत में आएंगे। लेकिन जब संस्कृत में बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है उसमें इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से आपका दर्शन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा लिटरेचर है, उसको पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजी वाले मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे ऋग्वेद वगैरह पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन लोगों को पता नहीं है संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है तो इसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो हमारे साथ क्या कि मैं तो अपनी 8 तक की प्रिपरेशन सारा गांव से किया था, गांव से स्कूलिंग हुई मेरी। उसके बाद 9 से चला गया था बनारस, तो 7 ईयर बनारस में रहा। वहाँ तो सारे के सारे लोग संस्कृत जानते थे, हम लोग बहुत सारे बच्चे संस्कृत में बात भी करते थे। तो सर यही है कि संस्कृत के बारे में लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे जैसे पता चलेगा तो उनका इंटरेस्ट जगेगा। उम्मीद यही है कि आप लोगों को देख के जो नए विद्यार्थी हैं वो संस्कृत में रुचि लें, क्योंकि आप लोग अब ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सब्जेक्ट की और इस विषय की और रुचि लाने के लिए। कि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित जॉब में हैं, आपको एक प्रतिष्ठित जॉब हो चुकी है, आपके पास एक बहुत अच्छा रोजगार है,
उम्मीद करूंगा जो विद्यार्थी देख रहे हो अभी यूजी या पीजी वाले जिनका चल रहा हो तो संस्कृत में रुचि लाएंगे और इस तरफ आगे बढ़ेंगे। अ, अब अपन आ जाते हैं शिवम जी, एक्चुअल में होता क्या है पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को कैसे लेके चलें साथ? कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा दे दिया तो पेपर 1 में मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स ही नहीं हो पाए, वहां क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इस दोनों को मैनेज कैसे करें साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी, यूजीसी नेट और सेट के पेपर 1 और पेपर 2? ठीक है सर। जैसे देखो सेकंड सिलेबस मतलब सेकंड पेपर है जो अपना नेट का, उसका सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का उसका वास्ट होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो सिलेबस होता है कुछ तो अपन ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं, कुछ पीजी का सिलेबस होता है, ठीक है, अपन क्लास में पढ़ते हैं तो मैक्सिमम प्रिपरेशन वहां से हो जाती है। लेकिन फर्स्ट पेपर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं, 10 यूनिट उसमें 5-5 क्वेश्चन एक यूनिट से आता है। तो अपन देख सकते हैं कि कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, और कौन वीक पॉइंट है, तो उसको अच्छे से देखते हैं। हमें लगता है कि हमारा मतलब फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैथ हमें अच्छे से आती है, थोड़ी रीजनिंग आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह की अच्छे से समझ है कि हमारे माइंड में बन रही है, तो हम उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी किसी किसी का होता है कि सेकंड पेपर बहुत अच्छा होता है, फर्स्ट पेपर उनका बहुत वीक हो जाता है, तो उनको तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। उनको जैसे किसी का वीक है फर्स्ट पेपर तो सेकंड पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 90 प्लस जा रहे हैं सेकंड पेपर में, तो फर्स्ट में कम क्वेश्चन नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन किसी का फर्स्ट पेपर बहुत पेपर में कम होंगे तो भी बस मैनेज करके चलना है हमें। हमारा जो कट ऑफ है, कट ऑफ को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और अपने आप को समझना है, तो इजिली हम कर सकते हैं कि मतलब फर्स्ट पेपर पे कितना फोकस करना है, सेकंड पे कितना करना है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट आपकी जर्नी, ये सारी चीजें 2022 में वैकेंसी आई तो किस तरह से वो जर्नी आपकी रही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इस एग्जाम? जब मैं सर जब इसकी जब वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मेरे माइंड में क्लियर था कि ये जो वैकेंसी आती है लंबी ड्यूरेशन के बाद आती है, कभी कभी 3-4 बार, कभी कभी 4 साल बाद, और तो माइंड में फिक्स था कि ये आई है तो इसको लेके रहना, माइंड में पहले से फिक्स था। उस टाइम पर मैं पीएचडी में था और जेएनयू से पीएचडी यदि एक बार एडमिशन हो जाता है तो कुछ बर्डन नहीं होता है, सब इजी होता है वहां से, तो टाइम तो पर्याप्त था, तो स्टार्टिंग से ही हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट की उसमें नेट का सिलेबस लगभग 70% तो सेकंड पेपर नेट का है, बाकी 30% है जो पढ़ना होता है अलग से, तो 30% पे फोकस किया, जो 70% का था तो उसको तो सही से रिविजन किया। बाकी मेन होता है उसमें फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या है, जैसे 50 क्वेश्चन है तो उसमें 20 तो होना चाहिए, 20 तो क्वालिफाइंग है, 20 से कम है तो आप तो फेल हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनका सेकंड पेपर तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है लेकिन फर्स्ट में मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो फर्स्ट पेपर यहाँ पे क्या मेन फैक्टर है, तो फर्स्ट पेपर के लिए तो जैसे आप लोग तैयारी करा ही रहे, मेरे माइंड में फिक्स था कि कुछ भी अपनी ओर से कोई ऐसी गलती नहीं जानी है, 100% देना है, 100% देना है, क्योंकि एक बार यदि अवसर निकल गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। तो हमने तो सोचा था कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, मुझसे जो हो सकता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमने आपका ये जो प्लेटफॉर्म देखा था तो आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया था, जब कुछ भी नहीं पता था इसके फर्स्ट पेपर के बारे में, आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद जो भी बुक्स थी वो भी खरीदी, जैसे कि मुझे क्या बोलते हैं मुक्त इसकी आती है, वो परीक्षा राम की बुक आती है, तथ्यवाद की आती है, मुकेश माहेश्वरी की, तो हम तो स्पेशल मुकेश माहेश्वरी और तथ्यवाद को पढ़ के गए थे। लेकिन आपका जो मॉक टेस्ट था लगभग 2000 क्वेश्चन थे, तो हम सारे के सारे लगा के गए थे, तो उससे सर मुझे बहुत हेल्प मिली थी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर पहले पढ़ा नहीं था, एमपी पहले नहीं पढ़ा था, तो एमपी का जो सिलेबस है पूरा वो एमपीपीएससी का कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सारा का सारा लगा दिया। तो सर आपके जो शिवम जी फर्स्ट पेपर एकदम नया होता है एपी में, आपने नेट पे पेपर 2 तो कर लिया था अच्छे से, 30% ही डिफरेंस आया था असिस्टेंट। पेपर 1 को मैनेज कैसे किया? सर पेपर 1 के लिए तो सबसे पहले सर मुझे पता चला कि इसका सिलेबस देखा हमने, सिलेबस देखा तो पता चला कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा दिया था। तो यूट्यूब पे सर्च किया तो सर आपके यहाँ पे लेक्चर मिले, ऑल एग्जाम प्लेस के बारे में पता चला। तब जैसे मुझे ऑल एग्जाम प्लेस के हमने कुछ वीडियो देखे तो मुझे लगा कि ये हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले सर बिना सोचे समझे हमने थोड़ा सा देख के आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया था। आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके जो लेक्चर थे उनको देखना स्टार्ट किया, और उसके अलावा जो आपके मॉक टेस्ट थे सारे के सारे जो डले थे, लगभग 2000 मॉक क्वेश्चन थे, तो सर उनको हमने बहुत अच्छे से लगाया और सर सिलेबस को सही से तैयार किया और मॉक टेस्ट लगाया, तो सर उससे उससे कॉन्फिडेंट मिला तो अच्छे से प्रिपरेशन हो ही गई थी फर्स्ट पेपर की।
तो फिर दिया सर, इसमें अच्छे नंबर भी आ गए थे फिर। संस्कृत के लिए अगर मैं शिवम जी पूछूं आपसे, बेस्ट बुक कौन सी हो, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे सेट और असिस्टेंट? यदि सर संस्कृत की बात करें तो मेन बात तो है संस्कृत में जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है मेन तो पहले उसको पढ़ना चाहिए। जब गाइड की बात करें तो गाइड में सर संस्कृत स्पेस की बुक आती है, बहुत अच्छी है। अभी नेट के लिए तो इतनी हेल्पफुल बुक है, जैसे नेट में यदि 100 क्वेश्चन आते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग उससे 98-99 क्वेश्चन तक उसी बुक से आ रहे हैं। तो संस्कृत स्पेस की बुक बहुत हेल्पफुल है, उनको खरीद सकते हैं। और सर संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश एक बुक है, उसको भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक होते हैं, संस्कृत का सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ कुछ जैसे उपनिषद वगैरह है, वेदारण्यक बहुत बड़ा है, तो पता नहीं चलता है ऐसे। तो इनको तो हमें मूल टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए। एक बार मूल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कुछ भी पूछ ले तो हमारा कुछ छूटता नहीं है। मेन बात तो ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक पढ़े, जो चीजें हमें रह जा रही हैं, लग रहा है कि हमारा सिलेबस में बहुत ज्यादा है, कम टाइम है हमारे पास, तो हम फिर गाइड की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेन फोकस तो मूल टेक्स्ट पे होना चाहिए। शिव अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी, या कोई ऐसी गलती जो आपने की और आप चाहते हैं अन्य विद्यार्थी हैं वो ना करें? सर ये है कि हमें अंतिम समय में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमें कोई एग्जाम देना है तो उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे माइंड में फिर बर्डन नहीं होता है, बोझ नहीं होता है। हम यदि कम पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, कंटिन्यूस हम प्रिपरेशन करते हैं तो कम पढ़ने के बाद भी हमारा हो जाता है। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में भी होते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम जब प्रिपरेशन करते हैं, पहले से प्रिपरेशन नहीं करते, कुछ ना कुछ उनका छूट जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर, जैसे कोई वैकेंसी आई तो उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अपना पूरा माइंड सेटअप बन जाता है। जब एग्जाम आता है तो अपन फुल प्रिपेयर होते हैं उस एग्जाम को देने के लिए। तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करें, कंटिन्यूअसली पढ़ें, तो मुझे लगता है कि इजीली हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। शिवम, हम आ जाते हैं इंटरव्यू में। असिस्टेंट कितना मैटर करता है इंटरव्यू? सर यदि हम इंटरव्यू की बात करें सर, तो इंटरव्यू में तो दो ही चीजें हैं। एक तो अपना जो भी अपना सब्जेक्ट है मेन वो हो गया, और एमपीजीके हो गया। तो अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की कुछ तो बेसिक जो टॉपिक है उनको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए। लेकिन कुछ जैसे किसी किसी व्यक्ति का यदि स्पेशलाइजेशन होता है, ऑनर्स वगैरह होता है, तो उस सब्जेक्ट का कुछ डीपली अच्छे से पढ़ के जाए। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे वो पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप मतलब किस विषय में आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो उनको बताना पड़ता है। तो मैं तो पहले तो है कि बेसिक चीजें हैं, जो अपना सेकंड पेपर है उसको बेसिक टॉपिक सारे के सारे कवर करके जाए, कि बेसिक चीज यदि कुछ भी बेसिक क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो उसका हम आंसर अच्छे से दे पाए। और सेकंड बात, कुछ चीजों को हम स्पेशल तैयार करके जाए, कि यदि वो पूछेंगे हमसे कि क्या पढ़ के आए तो उसको हम अच्छे से बता पाए। जैसे स्पेशल जो हमारा ऑनर्स वगैरह होता है तो उनसे तो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। मेरा भी ऑनर्स था, मेरा संस्कृत व्याकरण में ऑनर्स था, तो मेरे जो वो थे जो वहाँ पे सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन जिसका था, तो उन्होंने मुझसे लगभग सारे के सारे ऑनर्स से पूछे, ग्रेजुएशन का सारा पूछा था। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले तो अपना बेसिक टॉपिक सारे के सारे कवर कर लो, बाकी अपना जो जिसमें आपका ऑनर्स वगैरह है स्पेशलाइजेशन उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद होता है एमपीजी के, तो एमपीजी को जीके को प्रिपरेशन कर लो। और इसके अलावा जो ज्यादा क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन जो चेयर पर्सन जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं बीएचयू से था, जेएनयू से था, तो मैं सोच के गया था कि मुझसे साल पहले बीएचयू से कुछ क्वेश्चन पूछे कि महामना के बारे में कुछ पूछेंगे। जैसे सागर से हूँ तो सोचा था कि कुछ सागर से पूछेंगे। ये सारा का सारा प्रिपरेशन करके गया था, लेकिन उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन सर मुझसे दिल्ली से पूछे। जैसे उनको बताया कि मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले कि रायसेना हिल कहाँ है, तो मैं बताया कि पार्लियामेंट वगैरह सारा का सारा वहीं बना है। फिर उन्होंने पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली की पॉल्यूशन में इंडेक्स वगैरह कोई निकलती है तो उसकी रैंक वगैरह क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे। और कुछ क्वेश्चन तो सर वो एकदम कुछ भी पूछ लेते हैं कि आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि एक रूम में 3 है तो उनमें से 100 सो गए तो कितने बचे। हमने सोचा यार ये कौन क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मतलब कोई मीनिंग नहीं इसका, सिविल का एग्जाम, सिविल का इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोई पूछ सकता है। मुझसे उन्होंने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बोला कि 100 सो गए तो उतने ही बचे, 365 तो 365 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जैसे कि उन्होंने कि
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, बेसिक क्वेश्चन है, कक्षा 2 वाले स्टूडेंट को भी पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था। वो कुछ क्वेश्चन तो रैंडमली कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे पूछा उन्होंने, एक लड़की से पूछा था, मेरी फ्रेंड थी, कि कितनी वंदे भारत ट्रेन चलती है, कौन याद करके रखता है कि वंदे भारत ट्रेन कितनी चलती है। तो सर रैंडमली, मैं तो बोलता हूँ एवरीवन यूनिक होता है, तो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको देख करके उनके माइंड में कुछ भी आ सकता है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। और 10-12 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है और जो क्वेश्चन आएंगे उनका सही से आंसर देना है। बाकी बहुत इजी होता है सर इंटरव्यू वहाँ का। शिवम, आप कार्यरत हैं, अब आपको 2 महीने होने वाले हैं कॉलेज में पढ़ाते हुए भी। किस तरह से जर्नी रह रही है अभी, मतलब जो नए जो सिलेक्ट होंगे या जो कॉलेज में पोस्टिंग मिलेगी, तो आप अपनी जर्नी कैसा बताना चाहेंगे? और एक चीज और बता दूं दोस्त, शिवम जो है जाते साथ ही एचओडी भी बन गए थे कॉलेज के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत के। तो शिवम, इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर मेरी तो पोस्टिंग यहाँ पे गुना पीजी कॉलेज में हुई है, जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा कॉलेज है। सर तो यहाँ तो पहली बात, मैं यहाँ पे बहुत यंग एज में हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रोफेसर्स मतलब सीनियर हैं, तो उनको लगता है अच्छा यंग एज में आया हूँ, बहुत टाइम बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, तो सारे के सारे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जो भी प्रोफेसर वगैरह है प्रमोट भी करते हैं। और पढ़ाने को क्या है, जो बच्चे जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कॉलेज की यदि बात करूँ तो स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है पढ़ने में तो कुछ ही बच्चे आते हैं, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि सारे के सारे बच्चे इंदौर जा करके या भोपाल जा करके सारे के सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेन बात तो है कि सारे के सारे बच्चे आते ही नहीं है, जो बच्चे आते हैं तो उनको हमें अच्छे से पढ़ाना होता है। और मेरी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में तो वैसे ही कम होते हैं, हमारे टोटल 700-800 बच्चे हैं एक क्लास में, मतलब 60-70 बच्चे होते हैं। तो उनको जो अपना जो ड्यूटी है उसको अच्छे 6 घंटे देना होता है सर। तो 10:30 से 11 के बीच में जाओ और 5-6 बजे तक आना होता है। तो अपने 3-4 पीरियड होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाओ। और मुझे तो लगता है सर यहाँ पे सब इजी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मतलब लाइफ भी बहुत इजी है, क्योंकि आप बच्चों के इंटरेक्ट में रहते हैं। जब हम इंटरेक्ट में रहते हैं तो हमारा कनेक्शन अच्छा बन जाता है और हम खुश भी रहते हैं, क्योंकि जब हम बातचीत करते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, पढ़ाते लिखते रहते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सर ये बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे तो सर अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए मोटिवेशन क्या रहेगा? उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको देख के, सेशन देख के जिनके मन में एक लगे कि मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, क्या ऐसा मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सैलरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में सैलरी बताऊं तो अच्छी मिलती है, मतलब स्टार्टिंग से सैलरी की बात करें तो मतलब 80-90 हजार से स्टार्ट होती है, जो इन हैंड में आती है। तो अच्छी सैलरी है और इजी जॉब है, ठीक है। और ये ऐसी जॉब है कि हमें लाइफ टाइम पढ़ते पढ़ाते रहना, हम हमेशा सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, हम खुद सीखते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो सर यही बोलूंगा कि जब यदि जो बच्चे मतलब जो ग्रेजुएशन में है या एमए में है, यदि वो चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन करें आराम से, और कोई कुछ मतलब लोड नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सर इजी है ये। मतलब ये जॉब भी बहुत इजी लगती है सर मुझे, बहुत इजी है। यहाँ पे मतलब कोई बर्डन नहीं है, अपना काम करो, पढ़ाओ लिखाओ, और कुछ दूसरे काम है तो उनको देखो, और 5-6 घंटे का काम है, बाकी कोई है ही नहीं ज्यादा, कोई बर्डन नहीं है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ तो इतना सारा काम होगा, लेकिन यहाँ पे कोई खास काम नहीं है सर। सबसे बड़ा मोटिवेशन एक सैलरी और दूसरा काम कम है, मतलब हाँ सर। जो लोग काम कम करना चाहते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। हाँ सर, हाँ काम 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 कम है, लेकिन सर यहाँ पे सब पोटेंशियल काम है। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को बता सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट कोई मतलब कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, अब इतने मतलब कम प्रोफेसर हैं, तो कितने सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा बच्चा है तो आप उसको थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यदि कुछ कुछ बच्चे इसलिए पीछे रहते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, आप दूसरों की गाइडेंस गाइड कर सकते हैं कि वो बच्चे बहुत अच्छे से मतलब जो भी अपना करना चाहते हैं वो इजिली कर सकते हैं। सबसे अच्छा है सर इसमें हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। शिवम, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, शिक्षक का महत्व अगर आप समझाना चाहें, क्योंकि अभी तक आप सभी मतलब जो देख भी रहे होंगे वो भी मे भी शिक्षक बनने के कगार पे हों, तैयारी कर रहे हों, वो भी चाहते हो शिक्षक बने, तो शिक्षक का महत्व आप समझाना चाहें। सर शिक्षक का महत्व तो हमेशा मतलब टाइम टाइम से बदलता रहता है। हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम में सारी की सारी चीजें तो एआई पे मिल जाती है, इतना सारा का सारा कंटेंट मिल ही जाता है, अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हो जाती है। मेन बात है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
व्यवहारिक चीजें उनको सिखाए, सारी की सारी चीजें, नैतिक नैतिक चीजें उनके अंदर कैसे मतलब डिसिप्लिन आए, पंचुअलिटी कैसे आए, ठीक है। और उनको इस हमारे समाज के बारे में पता चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे क्या बच्चे क्या सारे के सारे व्यक्ति है, उनको इतनी ज्यादा मतलब सारी समझ नहीं है चीजों की। तो हम उनको समझा पाए, उनकी जो बेसिक समस्या है उनके बारे में भी बात कर पाए, समाज के बारे में बात कर पाए, ठीक है। और उनको जो मतलब हेल्पफुल जो चीजें हैं उनको अच्छे से प्रॉपर गाइड कर पाए। तो ये करना जरूरी है सर। जब तक बच्चों को हम गाइड नहीं करेंगे सही से, जब उनकी हम समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक वो इजिली आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। सबसे जरूरी है कि उनको प्रॉपरली सारी की सारी चीजें बताना और सही से गाइड करना। इसलिए सर इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है शिक्षक की। जाते जाते कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो स्टूडेंट्स देख रहे हो उनके लिए आप बोलना चाहें, तो आप सिखाना चाहें अपने एक्सपीरियंस। सर मैं तो बोलूंगा कि अपना काम हम तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। तो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका हमें कर्तव्य का सही से पालन करना है। यदि हम अपना कर्तव्य समझ करके कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी काम करें हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी सर। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है। शिवम, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऑल एग्जाम प्लेस के लिए आपका कोई फीडबैक, कोई मैसेज देना चाहें। सर ऑल एग्जाम प्लेस के जितने भी मेंबर हैं, सबसे पहली बात तो सर बहुत इजी गोइंग पर्सन है सारे के सारे। हम इजीली आप लोगों से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हमारी समस्या है, प्रॉब्लम है सर, हम कभी भी आपको फोन करके पूछ सकते हैं। और सर मेन बात है कि आप लोग मतलब स्टूडेंट मतलब जब स्टूडेंट की जर्नी है उस तब तक ही साथ नहीं रहते हैं, उसके बाद भी आप हेल्प करते हैं। जैसे किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो भी आप यूट्यूब मतलब उस ट्विटर पे टेंट चलाते हैं सर। तो सर आप लोग तो मतलब स्टूडेंट की समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्ट भी हो गए हैं उनकी भी समस्याओं को आप देख रहे हैं। आप लोग सारे के सारे सर बहुत अच्छे हैं, मैं तो यही बोलूंगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों की। बहुत सारे बच्चे आप तो लगाते ही रहते, कितने सारे बच्चे ऑल एग्जाम प्लेस से निकल चुके हैं। हमारी हम बात करें, हम 17 लोग संस्कृत से सिलेक्ट हुए हैं, तो मुझे जितना याद है कि 7-8 बच्चे तो शायद ऑल एग्जाम प्लेस से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों का प्रेम है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑल एग्जाम प्लेस जो आज यहाँ तक पहुंचा है वो सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रेम है, और आप लोगों का एक समर्पण है पढ़ाई के प्रति। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपने वो अच्छे से ग्रहण किया, तभी शायद हम भी चमक रहे हैं और आप भी चमक रहे हैं। तो एक स्टूडेंट भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना हम एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें भी मजा आएगा कि आज हमारे मतलब हमें गर्व होता है रोहित सर और मुझे, जब हम लोग कहीं जाते हैं, चाहे फॉरेस्ट में हो तो फॉरेस्ट के स्टूडेंट मिल जाते हैं, पुराने एसआई कांस्टेबल कभी हम लोगों से टकरा जाते हैं, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर इतने सारे हो गए हैं। तो एक गर्व हमें भी फील होता है कि यार कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने सोचा था शिक्षा देने का वो सही जगह तक पहुंची है। और एक मैं मानता हूँ अफोर्डेबल फीस पे और ये सारी चीजें जो हम लोगों ने प्रोवाइड करना चाहिए, कम से कम चीजों में हम बहुत अच्छा यहाँ पे वो कर सके। ये आप लोगों का प्रेम था जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया है जर्नी में। अगर मैं बात करूं 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स की, उनमें से आप जैसे बहुत जो अच्छे छात्र रहे हैं उनके कारण आज हम लोग हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे ऑल एग्जाम प्लेस सब आप लोगों का ही है ऑल एग्जाम प्लेस। तो अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग जुड़ते हैं, आप जैसे मतलब मैंने आपसे एक ही बार शायद बोला शिवम हमको सेशन करना है, आप बोले ठीक है सर अपन कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं मतलब इतना अच्छा लगता है, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका समर्पण की और दूसरे की हेल्प के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं। मुझे कोई भी डाउट आता है, क्या किसी डाउट आ रहा है, शिवम है, राहुल है, या कोई अन्य सब्जेक्ट में किसी खड़े रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए भी खड़े हो। मैं देखता रहता हूँ ग्रुप में भी कोई डाउट अगर कोई बच्चा डाल रहा है फॉर्म कैसे भरना है इंटरव्यू के लिए, आप लोग हेल्प कर देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। जी सर, दोनों की इम्पोर्टेंस है सर, शिक्षक की और छात्रों की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। शिवम, कोई एक ऐसा मैसेज लास्ट में फिर से बोलूंगा, एक जो अभी सेट आने वाला है ना, फिर एपी इस बार फिर से आएगी, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई रणनीति आप जो शॉर्ट में बताना चाहें, ये कर लो हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल सर, अभी सेट आया है, इसका मतलब है कि न्यू वैकेंसी एपी की फिर से आएगी। तो सर हम अभी से मतलब पहले तो हम सबसे पहले अपने जो एमपी का जो सिलेबस है उसको हम निकाल के रख लें। तो जीके का है और अपना जो सेकंड पेपर का है। और जो जीके का जो सिलेबस है उसके लिए पहले जो आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक पुस्तकें होनी चाहिए कि हम कुछ तो पढ़ पाए।
तो अपने पास बेसिक कुछ किताबें रख लेना चाहिए, एक भी बुक पढ़े जैसे तथ्यबाड़ हो गया या कोई भी बुक हो गई। बाकी जो ऑल एग्जाम प्लेस है या जो भी मतलब जो यूट्यूबर्स हैं जो भी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ उनकी हेल्प लेकर के, दोनों की हेल्प, जो हम बुक से पढ़ सकते हैं उनको बुक से पढ़ सकते हैं, जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। तो सर हम ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो मतलब कठिन तो नहीं है, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। तो हमें छोड़ना नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दें। मैं तो बोलूंगा कि अभी से सिलेबस निकाल लें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हम आपका एग्जाम आएगा उस टाइम तक आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल। उम्मीद करूंगा दोस्तों जिन्होंने भी ये सेशन देखा सबको शिवम सर की बातें बहुत अच्छी लगी हो और सीखने को मिला हो आप सभी को। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ पे हमें भी गाइड किया और हमारे छात्रों को भी गाइड किया। उम्मीद करूंगा आपका ये सेशन बहुत अच्छा जाए।